मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में तिथि त्योहारों पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा है। भगवा परशुराम जयंती पर भी सियासत का यही रंग दिखा। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मणों के हित में कई अहम ऐलान किए। इनमें मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन होगा, पुजारियों को 5,000 रुपए मानदेय मिलेगा, मंदिरों में प्रशासन का दखल खत्म होगा, मंदिरों की जमीन कलेक्टर नहीं पुजारी नीलाम करेंगे, मंदिरों की जमीन ना बिके इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, भगवान परशुराम के पाठ को किताबों में सम्मिलित किया जाएगा, संस्कृत पढ़ने वाले बालकों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। आज सबसे पहली चीज तो हम यही तय कर रहे हैं कि यहाँ एक विशाल भवन बनाया जाएगा ताकि यहाँ खड़े रहने में दिक्कत ना हो, बैठने में दिक्कत ना हो, आयोजन में दिक्कत ना हो। आज मैं बताना चाहता हूँ, सरकारी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ कर दी गई है और आवश्यकता होगी तो आगे भी किए जाएंगे। 8वीं की किताब में भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र को सम्मिलित किया गया था। हम केवल अकबर को नहीं पढ़ाएंगे, हम राम को भी पढ़ाएंगे। हमने ये भी तय किया था कि हमारे जितने पुजारी हैं मंदिरों के, उनको 5,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। हमने संस्कृत पढ़ने वाले कर्मकांडी बच्चे वो स्कॉलरशिप से वंचित थे, अब कर्मकांडी बच्चों को सबको स्कॉलरशिप देना प्रारंभ कर दी गई है। मंदिरों में सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी और इससे जितनी जमीन मंदिरों के नाम है उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहाँ के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा। हमारी धर्म और संस्कृति के जो रक्षक है ब्राह्मण, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इन ऐलानों को कांग्रेस चुनावी हथकंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार को अभी तक ब्राह्मणों की याद क्यों नहीं आई थी। नहीं, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड कितनी बन जाए, ब्राह्मणों कल्याण कब होगा? मुख्यमंत्री जी घोषणाएं तो लगातार कर रहे हैं। पिछले बार भी उन्होंने भगवान परशुराम की जब अनावरण हुआ था तभी कहा था कि 5,000 रुपए मानदेय करेंगे पुजारियों का। हुआ तक ये केवल घोषणाएं कर रहे हैं। सब चुनाव है, जो मंच मिल जाएगा, जो माइक मिल जाएगा, उसमें एक न एक नई घोषणा आपको मिलेगी। ये और कुछ नहीं है, वो एक नई घोषणा है। अब आपको इन ऐलानों के मायने भी समझा देते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में हर वर्ग को साधने की तैयारी में है। बीजेपी इस बार सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी हर वर्ग को जोड़कर 2023 में सत्ता वापसी करना चाहती है। मध्य प्रदेश में 10% से ज्यादा ब्राह्मण वोट हैं। विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 60 सीटों पर ब्राह्मण सीधा असर डालते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अगर किसी भी पार्टी से ब्राह्मण रूठता है तो चुनाव में उसकी राह मुश्किल हो सकती है। 2018 में माई के लाल की वजह से बीजेपी को ब्राह्मणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। 2018 में मिली चुनावी हार के बाद बीजेपी ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष और बीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परशुराम जयंती पर कई ऐलान कर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है। अपने सोशल इंजीनियरिंग के एजेंडे को सेट करने के लिए बीजेपी ने चुनावी साल में दलित, आदिवासियों, ओबीसी के साथ सवर्ण समाज के भी सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। पिछले दिनों करणी सेना की कई मांगों को पूरा करने के बाद शिवराज सरकार ने अब परशुराम जयंती पर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए कई ऐलान किए हैं। देखना ये है कि इसका कितना चुनावी फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। IND एजेंडा शिव ने साधा विप्र समाज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। परशुराम जयंती के बहाने क्या ब्राह्मणों को साधने की कोशिश? ब्राह्मणों के हित में शिवराज के ऐलान का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? शिवराज के ऐलान में कांग्रेस को क्यों नजर आ रही चुनावी सियासत? और मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए कितने अहम हैं ब्राह्मण वोटर? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिस तरह से परशुराम जयंती और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए, पुजारियों के लिए कई बड़े ऐलान, और इस ऐलान के बाद जहां ब्राह्मण समाज की हम बात करें, लंबे समय से कई मांगे जो रही हैं, कहीं ना कहीं उसी दिशा में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो ऐलान रहे हैं, इसके साथ ही इस पर सियासत और राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस के सवाल है कि चुनावी साल में ही क्यों इस तरह की चीजें, और यह भी सवाल कि जिस तरह का ऐलान है क्या वो पूरा हो पाएगा। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ में है शंकर लाल तिवारी साहब, पूर्व विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। स्वागत है शंकर लाल जी आपका। हमारे साथ में है डॉक्टर रोहित नायक जी, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता। रोहित जी आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त जी आपका स्वागत है। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी साहब आपके पास में आता हूं। परशुराम जयंती का मौका और सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा तमाम सारे ऐलान ब्राह्मणों को लेकर, क्या माना जाए, देर आए दुरुस्त आए? सर्वप्रथम मैं IND 24 के माध्यम से प्रदेश के सभी समाजों, सभी वर्ग के लोगों को और परशुराम जयंती की बधाई देता हूं। अपने पैनल में बैठे मित्र बंधुओं को भी बधाई देता हूं। अब आपका सवाल है कि शिवराज जी ने ब्राह्मणों के हित में ये बातें क्यों कर दी। मैं देख रहा हूं इस जहां भी शिवराज जी जाते हैं और जहां भी वो किसी भी वर्ग का सम्मेलन करे, चाहे आदिवासियों के सबरी सम्मेलन करे, चाहे अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मेलन करे, चाहे सागर में मंदिर बनाने की बात करें, ग्वालियर में कुछ करने की बात करें, कांग्रेस के पेट में जबरन मरोड़ होने लगती है। उनको कुछ करना नहीं, उनके पास कुछ है नहीं, वो झूठी घोषणाएं करके और अपनी काट की हांडी चढ़ा चुके हैं। काट की हांडी अब चढ़नी नहीं, तो उनको एक ही बात मिली है, लाडली बहना में शिवराज जी ने कहा हम 1000 रुपए देंगे। भाई साहब बोलने लगे, ढपोर संघ की तरह बजाने लगे, इन्हें हम 1500 दें। अरे भैया, आप एक बार देने की बात करके और धोखा दे चुके हो लोगों को। और इस नाते मैं तो शिवराज सिंह जी की भलाइयां लूंगा, शिवराज सिंह जी को बधाई दूंगा। प्रदेश के ब्राह्मणों का आशीर्वाद उन्हें मिले, प्रदेश के सभी वर्गों के, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सभी का आशीर्वाद मिले, क्योंकि वो प्रदेश को विकास की ओर ले जाकर के प्रदेश के आम आदमी की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम और सामाजिक समरसता का शंकर लाल तिवारी साहब, विकास के साथ सोशल इंजीनियरिंग की चिंता ज्यादा है। नहीं, ये आपका सोच है। आप हो सकता है कहीं आपको लगा हो कि अभी ये सम्मेलन हुए, ये कार्यक्रम हुए, कुछ घोषणाएं हुई तो अपन को लगने लगा कि ज्यादा हो। जहां तक विकास की बात है, आप खुद देख रहे हो, अभी किसानों के यहाँ ओले पड़े थे तो वो गए और उन्होंने कलेक्टरों को आदेश किया, जहां भी काम जितने लगे हैं एक एक काम की चालना कर रहे हैं, सड़क की कर रहे हैं, पुलिया की कर रहे हैं, पुल की कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूलों की कर रहे हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों की कर रहे हैं, अनुसूचित छात्रों की, छात्राओं की बेटियों को पढ़ने के लिए छात्रावास बन जाए, ये सारा काम वो कर रहे हैं। और इसी काम शंकर लाल तिवारी साहब, 2018 का वो वाक्य याद है, 2018 का वो वाक्य याद है, चुनाव के पहले जिस तरह से माई का लाल का जो बयान आया था, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ था। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। मेरा मानना यह है कि उस बयान को जिस तरह आज जबरन उस बयान का
दुरुपयोग किया जा रहा है 5 साल पुरानी एक डायलॉग का, उस तरह उस समय भी कांग्रेस ने एन के प्रकार इसका दुष्प्रचार करके और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी ब्राह्मणों के खिलाफ, शिवराज ब्राह्मणों के खिलाफ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। मैं 15 साल उनके साथ विधायक रहा और 15 साल उनके साथ विधायक रह करके मैंने देखा है कि ब्राह्मण की जितनी इज्जत करते हैं, जितना धार्मिक और आध्यात्मिक उनका पूरा परिवार रहा है, तो कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे। चलिए शंकरलाल तिवारी साहब, रोहित नायक जी के पास में आऊंगा। डॉक्टर रोहित नायक, रोहित जी क्यों लग रहा है कांग्रेस को ये चुनावी हथकंडा है? भाई साहब विश्वकर्मा जी, उन्होंने जो माई का लाल कहा था कि चुनावी हथकंडा है, क्योंकि अभी भी भाजपा के प्रवक्ता एक भी बात ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं कह रहे जी। राजेश जी कृपया करके जी, शंकरलाल तिवारी साहब रोहित जी ने बोलना शुरू कर दिया है। शंकरलाल तिवारी साहब रोहित जी ने बोलना शुरू कर दिया। रोहित जी बोलिए। राजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस डिबेट में भी ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके की भाजपा की नीति रीति है, आप बताइए ब्राह्मणों पे डिबेट हो रही है लेकिन शंकरलाल तिवारी जी ने एक भी शब्द ब्राह्मणों के हित में अभी तक नहीं बोला। ऐसा क्यों? इनको ये बोलने से कौन रोक रहा है? मुझे एक चीज बताइए, अगर ब्राह्मणों की 10% आबादी है और हम उस विषय में फिर भी आज बैठकर यहाँ डिबेट कर रहे हैं, मतलब वो 10% आबादी कम से कम बाकी 90% उसको प्रभावित करने की क्षमता तो रखती होगी। और मुझे ये बताइए, ब्राह्मण हितकारी बोर्ड, आप ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, आप कुछ भी बोल लीजिए इसको, कहां से ब्राह्मणों का कल्याण हो रहा है? क्या ब्राह्मण केवल पुजारी हैं? क्या संस्कृत भाषा ही ब्राह्मण बोलते हैं? क्या संस्कृत के बढ़ावे के लिए कि वो प्रथम लैंग्वेज हो, इस चीज पे काम नहीं किया जा सकता? क्या 18 साल कम पड़ गए जो अभी इनको ये सारी घोषणाएं करनी पड़ी? पिछले 18 साल में कौन सा कल्याण कर लिया जो आज अचानक से बोलकर कर लेंगे? उसके बाद एक चीज और बताइए, क्या ब्राह्मण के परिवार में क्या पढ़ा लिखा इंजीनियर बच्चा नहीं होता? क्या उसकी नौकरी का क्या होगा? उस विषय में क्या बात करी जा रही है? अगर आप पुजारियों को 5,000 रुपए दे रहे हैं तो, और मंदिरों में ये जो आप कल्याण बोर्ड और कल्याण संघ और सारी चीजें आप जो ये अनुदान राशि प्रदाय करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि मंदिर कल्याण नाम होना चाहिए था इसका? ब्राह्मण कल्याण तो कहीं से नहीं दिख रहा इसमें। तो मुझे ये लगता है कि जो भी बात ये हो रही है, इसमें कहीं से कहीं तक ब्राह्मणों के कल्याण की तो कोई बात हो नहीं रही। ये जो भी बात हो रही है, आप संस्कृत को प्रमोट करना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं हम परशुराम जी का चैप्टर जोड़ेंगे। आप स्कूल शिक्षा में ऐसा एक प्रोविजन करिए कि संस्कृत ले बच्चे, संस्कृत ले तो नौकरी में क्या लाभ होगा, इस बात को जोड़ा जाए ताकि संस्कृत का बड़ा, संस्कृत तो लुप्त होती जा रही है। आप 2-2 हजार रुपए बांट के, क्या रेवड़ी बांट करके संस्कृत को बढ़ावा दे देंगे? तो इस तरीके की जो बातें, मुझे तो लगता है ये हास्यास्पद है और इससे तो और माखौल उड़ता है, मजाक उड़ता है इस तरह की योजनाएं बनाकर जनता के बीच में जाने से। आप मूलभूत बातें करके अगर कोई ऐसा एक रोड मैप तैयार करें जिससे वाकई हमको लगे कि कुछ लाभ हो रहा है ब्राह्मणों को, तो बात करी जाए। नहीं तो ये सब बातें तो चुनावी साल में कर दी। बताइए ना, पिछले 18 साल में ऐसा क्या कर दिया जो अचानक से अब कर देंगे? एक भी बात मेरे को तो निकल के नहीं सामने आती दिखती। जी चलिए रोहित जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में है। देवदत्त जी, जिस तरह से जो ऐलान सीएम के, और जाहिर सी बात है जिसका जिक्र मैंने शंकरलाल तिवारी साहब से भी किया था कि हालांकि उन्होंने उसको नकारा कि जो माई का लाल का एक बयान था उसकी पूरी चर्चा रही और कहीं ना कहीं ये भी माना गया उसका नुकसान हुआ है। जिस तरह की चीज़ें आज परशुराम जयंती पर ऐलान किए गए हैं, किस रूप में देखते हैं इसे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि चुनावी साल में याद आ गए। देखिए, ब्राह्मण सहिष्णु होता है और सर्व शुभ का भाव रखता है। तो आप किसी गांव में यदि एक भी ब्राह्मण है तो उसकी इज्जत है, क्योंकि वो हमेशा सबको समझाते रहता है, लड़ाई झगड़े ना करो सबको, या कोई भी त्योहार, कुछ भी मुसीबत, सुख या दुख आता है तो लोग ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो जो भी राजनीतिक व्यक्ति होगा, राजनीतिक दल होगा, वो इस कौम की विशेषता जानता है। ये बहुत सहिष्णु है, एक लड़ाकू नहीं है, ये सबको साथ लेके चलने वाली है और बड़ी संघर्षशील है। और अपना तप करके समाज को, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो पूरे विश्व के कल्याण की भावना का उद्घोष कोई करता है तो ब्राह्मण करता है। कोई भी जाता है उसको आशीर्वाद देता है। तो ये ऐसा एक की वोटर भी, यदि राजनीतिक दृष्टि से सोचो तो ब्राह्मण की वोटर है। यदि गांव में वो 1-2 संख्या में होगा तो पूरे गांव में मतदान अपनी तरफ कर लेता है और हमेशा सही सलाह देता है। इसलिए मैंने देखा कि कई राजनीतिक जो ब्राह्मणों को भले कुछ भी कहते रहे, लेकिन उन्हें सलाहकार अपने ब्राह्मण ही रखे। चाहे मायावती बसपा को देख लें तो उनके सलाहकार मिश्रई जी थे,
चाहे वो भले कुछ भी कहती है, क्योंकि वो सलाह सही देते हैं कि राजहित किसमें है, जनहित किसमें है। वो हमेशा ब्राह्मण बड़ा वो है, ब्राह्मण के लिए तो चूंकि सब जानते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं अवतार कब लेता हूं, जब ब्राह्मण, गौ, गाय, संत और देव इन पे जब कष्ट होता तब मैं इनके हित के रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। तो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं शिवराज सिंह चौहान, वो समझते हैं कि ब्राह्मणों को यदि इस समय परेशानी है तो उनकी कष्ट दूर करना चाहिए, इसलिए ऐसी घोषणाएं की। लेकिन पिछले साल भी मुझे अक्षय तृतीया पे कुछ घोषणाएं याद हैं जिन पे शायद 5,000 रुपए मानदेय है, तो 1 साल हो गया अभी तक मिला नहीं। इस बार ऐसा हो कि घोषणाएं हो, इन पे अमल हो, तब जाके, क्योंकि ब्राह्मण बहुत सहनशील भी है, वो सब देखता रहे, वो सब समझता है कि आप किस उद्देश्य से कह रहे हो, और यदि नहीं कर रहे हो तो बहुत ऐसा है कि वो समझ जाता है कि आप हमारे लिए केवल बलगला रहे हैं। तो लेकिन वो कभी प्रतिशोध की भावना नहीं रखता, एक सबसे बड़ी जो ब्राह्मण के अंदर है, इसलिए सब समाजों को साथ में लेके चलता है। गांव में विभिन्न जातियों में आपस में टकराव होता है, लेकिन पंडित जी सबको समझाते हैं और सबको कहते नहीं, आप लड़ना नहीं है, सबको प्रेम भाईचारे से मिलके रहना है। तो इस कौम को जब जब जिसने भी इसका सम्मान किया, इस पे भावनाओं को समझा, उसकी तरक्की हुई, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि इन्होंने बहुत पीढ़ियों से तपस्या करके एक ऐसा अर्जित किया हुआ है कि जो उसी के कारण उनके मन में जो सर्व शुभ का भाव आता है। तो इसलिए ब्राह्मण जब सर्व शुभ का भाव रखता है तो उसके प्रति भी लोगों का शुभ का भाव होता है। और जो भी ब्राह्मण यदि अपने कर्म से सही है तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत और देवदत्त दुबे साहब, राजनीति की बात की जाए, मध्य प्रदेश की राजनीति की तो अहम रोल रहा है, लेकिन कुछ वर्षों से देखे, पिछले कई सालों से देखे तो कहीं ना कहीं जो एक प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए वो नहीं दी, एक रिक्तता रही है लंबे समय से। ये देखिए, उसकी कभी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं रही, ना इसके लिए कभी गोलबंदी करता। सब जातियां एक हो जाएंगी, लेकिन ब्राह्मण इसके लिए एक नहीं होता। ब्राह्मण कब एक होता है? समाज हित के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए ना एक होता है, बल्कि कई लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण कुत्ता नाव जात देख गुर्राव, वो जाति कभी इसके लिए एक नहीं होती। वो स्वयं अपने आप में सब आत्मविश्वास में रहते हैं। लेकिन देखो, आप आजादी के आंदोलन में आप लिस्ट उठा लो पूरी, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़े वो कौन थे? वो सब ब्राह्मण थे। आज आप देख लेंगे बॉर्डर पे कौन ज्यादा लड़ रहा है, मर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। वो देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए एक हो सकता है, लड़ सकता है, मर सकता है। राजनीतिक उद्देश्य, चलिए काफी अहम बात देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं, और सीधे शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकर लाल तिवारी साहब, जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, वही सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी थे कि 2018 के पहले भी ऐलान तो तमाम सारे हुए थे, लेकिन उस पर अमल अगर होता है तो इससे बेहतर हो नहीं सकता, क्योंकि ऐलान तो आज भी हुए हैं परशुराम जयंती पर। देवदत्त जी ने ब्राह्मण शब्द को जो परिभाषित किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा विप्रधेन सुर संत हित, विप्र पहला नाम है विप्र, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनुमाया गुण गोपाल। ईश्वर ने अपनी एक कृति ब्राह्मण के रूप में भी और प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर बनाई। जहां तक बात घोषणाओं की है, तो मैं पहली बात कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा, ये बात सच है देवदत्त जी की कि अगर कोई घोषणा होती है तो उसका पालना होना चाहिए। कई बार प्रशासनिक कारणों से, अन्य कारणों से उसमें अगर कुछ डिले होता है तो उसको भी ठीक करना चाहिए, पर इसके बावजूद घोषणा हमें कब करनी है वो अवसर पे ही होती है। आज परशुराम जी का जन्मदिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना था और वहाँ कार्यक्रम में शामिल होना था। उन्होंने ब्राह्मण कल्याण आयोग के गठन की बात कही, जो मांग तमाम ब्राह्मण समाज के जो संगठन बने हुए हैं प्रदेश में, वो अक्सर करते रहे हैं कि ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन किया जाए। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि पहले क्यों नहीं किया। अरे भैया, आपसे पूछ के नहीं करना था, जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में किया। आपको इसमें तकलीफ हो रही है, आप अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हो, आप जानो, पर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ 18 वर्ष जब आप कहते हो तो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सवर्ण आयोग का गठन मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और दिल्ली ने भी
मोदी जी ने वहां पर भी सवर्णों को आरक्षण देने का 10% आरक्षण सामान्य वर्गों को देने का बात मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने ही कही थी। आज कोई बात ऐसी कही नहीं। पुजारियों को 5,000 देने में मरोड़ हो रही पेट में। कमलनाथ जी ने भी पुजारियों को इकट्ठा किया था यही पीसी शर्मा के माध्यम से, और उनको भी तरह तरह के राग अलापे थे। तब तो हम कुछ नहीं बोले थे। पर आज अगर मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों की कोई सुध ली है, ब्राह्मणों के हित में उन्होंने कहा है, वो कह रहे शिक्षा से जो आप अगर उनकी घोषणाओं का ठीक से देखो तो उन्होंने कहा कि संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। अभी सीधा संदर्भ है कि जब संस्कृत के शिक्षक भर्ती होंगे तो उन्होंने कहा संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं पढ़ता है। मैं भी मानता हूँ कि ब्राह्मण ही नहीं पढ़ता, न कोई विशेषाधिकार है उसका, पर प्रायः उसका पुस्तों से एक लंबे कालखंड से संस्कृत पर अधिकार रहा है, पूजा पद्धति पर अधिकार रहा है। और ऐसा देवदत्त जी कह रहे थे कि समाज को एक करके, समाज को सुसंगत करके, समाज को समरसता का भाव बढ़ा करके और आध्यात्मिक रुझान। चलिए शंकरलाल तिवारी साहब, डॉक्टर रोहित नायक जी। जी राज जी। जी शंकरलाल तिवारी साहब जो कुछ कह रहे हैं कि शंकरलाल तिवारी जी जो कह रहे हैं इसमें जो भी विप्र कल्याण बोर्ड की बात की गई या जो भी गठन किया गया शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, मेरा सिर्फ ये केवल प्रश्न ये है कि इन गठनों से क्या कोई ब्राह्मण को सीधा लाभ मिला है? किस तौर पे सीधा लाभ मिल रहा है मुझे ये बताएं ना। अगर संस्कृत पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने की बात करी जा रही है तो जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी लाखों छात्रों की 1,17,000 छात्रों की जो डिजर्विंग छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप आज तक मध्य प्रदेश नहीं बांट पाया। अब ये नई रेवड़ी लेकर आ गया कि ब्राह्मणों को संस्कृत पढ़ेंगे या कोई भी संस्कृत पढ़ेगा तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। भाई पहले जो छात्र पढ़ रहा है उनको तो पढ़ा लीजिए। मेरा ये कहना है कि संस्कृत को प्रमोट करने के लिए संस्कृत का इस तरीके का रोड मैप होना चाहिए कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्र को नौकरी में कोई लाभ मिले, आगे जीवन यापन में कोई लाभ मिले। आप उसको पढ़ने के लिए 5,000 रुपए देकर संस्कृत का लाभ नहीं कर रहे हैं, संस्कृत की हानि कर रहे हैं। संस्कृत का लाभ तब होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आज की तारीख में बच्चे कहीं जर्मन पढ़ना चाहते हैं, कहीं फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, लेकिन संस्कृत कोई नहीं लेना चाहता। ऐसा क्यों? शैक्षणिक गतिविधि में ये जो पाठ्यक्रम जोड़ रहे हैं कि परशुराम जी के बारे में पढ़ा जाए, इसके बजाय इस तरह की कोई बात करी जाए ना कि संस्कृत को लाभ हो, ब्राह्मणों को लाभ हो। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं तब से और मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यदि आप मंदिरों में पुजारियों को कोई आप लाभ देने की बात कर रहे हैं तो क्या ब्राह्मण केवल पुजारी है? ये तो मंदिर कल्याण बोर्ड हुआ ना, ये ब्राह्मण कल्याण बोर्ड कैसे हुआ? मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, तो इस पर भी मेरा कोई जवाब नहीं आया। चलिए और रोहित जी से आपने एक बात कही थी, रोहित जी आपने एक बात कही थी 10% ब्राह्मण जो वोट है उसका आपने जिक्र किया था और तकरीबन 60 से ऐसी सीटें हैं, खासतौर पर बिंद की बात कर लें, महाकौशल की हम बात कर लें कि जहां पर ये इफेक्ट इसका होता है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी कहीं ब्राह्मण जो लीडरशिप है उस लाइन को नहीं आगे बढ़ाया। तमाम सारे नाम हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए राजेश जी, हुआ क्या है कि ये जो सवर्णों की लड़ाई है ये पहले सामंतवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद थी, इस बात को हमें समझना होगा। और फिर अब ये लड़ाई हिंदू बनाम ब्राह्मण हो गई है, इस बात को भी हमको समझना होगा। ये जो जाति वर्ण विशेष के आधार पर ये जो विभाजन पैदा किया जा रहा है, इस कारण से ब्राह्मणों की बहुत हानि हुई है। और देवदत्त जी की एक बात से मैं पूरी तरह से मुखातिब हूं कि हर गांव में 2-4 घर के ब्राह्मण वरिष्ठ होते हैं जिनका एक सम्मान होता है, पूरे गांव में प्रतिष्ठा होती है, वो हर तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन देवदत्त जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है कि ब्राह्मण जो है धैर्यवान और सहनशील होते हैं, ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं। चलिए चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहता हूं छोटा सा कमेंट देवदत्त दुबे साहब का भी आ जाए। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से मैंने जिक्र किया था तिवारी साहब से कि माई के लाल जो एक बयान आया था, कहीं ना कहीं उसकी चर्चा बहुत रही, नुकसान भी हुआ था। अब क्या माना जाए इसके बहाने, जिस तरह से इस आयोजन के बहाने या इस ऐलान के बहाने कहीं ना कहीं इस वर्ग को साधने के साथ ही क्या लगता है कि कितना जो एक पॉलिटिकल एडवांटेज है वो मिल सकता है पार्टी बीजेपी को? ईश्वर प्रदत्त ब्राह्मण के पास ज्ञान है, बुद्धि है और उसने अपने कर्म से अर्जित भी किया है, तो वो कोई स्वार्थ के लिए कभी कोई वो नहीं करता है, निर्णय नहीं लेता है। उसके जब जब निर्णय होते हैं वो समाज, प्रदेश और देश के हित में होते हैं। तो उसको जब जैसी परिस्थिति लगती है तब वो वैसा निर्णय लेता है। केवल उसका
जो मूल उद्देश्य है मानव कल्याण, वो कभी जाति के लिए नहीं करता। वो गांव में सबसे गरीब आदमी की यदि कोई मदद करता है तो ब्राह्मण ही करता है, या कभी अन्याय हो रहा हो तो ब्राह्मण सबसे पहले आवाज उठाता है। तो वो कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा है, और ईश्वर करेगा तो उसकी मदद करेगा, तो जब वो एक दिन शक्ति भी बनेगा, फिर से बनेगा, पहले भी शक्ति था। चलिए, काफी अहम बात जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब कह रहे हैं, और परशुराम जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन और सरकार द्वारा जिस तरह से ऐलान, और ये तभी यही कहा जा रहा है कि शिव ने साधा विप्र समाज, ये देखना होगा, क्योंकि जब चुनावी साल में इस तरह की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं इसको चुनाव से भी जोड़ा जाता है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से परशुराम जयंती पर सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं, और चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्या जो कहीं ना कहीं 2018 में जो नुकसान झेलना पड़ा था, क्या उसकी भरपाई करने की ये कोशिश है। आईडी एजेंडा में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।